हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। यानी कि हम यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशंस के क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से आज मैं केवल एक लॉ आपको बताने वाली हूँ, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन रूल पढ़ा होगा, तो जैसे एनर्जी का कंजर्वेशन होता है सेम टू सेम ऐसे ही मास के कंजर्वेशन के लिए भी एक रूल दिया गया है, तो उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इससे पहले कि मैं आपको ये लॉ बताऊं, मैं आपको पहले बता दूं कि केमिकल रिएक्शंस या कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। तो जैसे मैंने एक एसिड लिया और एक मैंने क्या लिया, बेस लिया। तो जब मैंने एसिड में थोड़ा बेस मिलाया या बेस में थोड़ा एसिड मिला दिया, तो ये हमें केमिकली कंबाइन होके दो चीजें देंगे। एक तो हमें सॉल्ट मिलेगा, प्लस इसके साथ में हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे जो सॉल्ट और वाटर मिल रहा है ये बिल्कुल अलग है एसिड और बेस से। यानी कि केमिकल रिएक्शन तब मानी जाएगी जब रिएक्टेंट से हमें डिफरेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, और ये केमिकली कंबाइन होके या केमिकली रिएक्ट करके हमें ये प्रोडक्ट क्या करेंगे, देंगे। तो ये केमिकली कंबाइन होके मिल रहा है क्योंकि दोनों का नेचर एसिड और बेस के नेचर से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। अब कैसे अंतर हम समझेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर मैं वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूं, थोड़ा सा नमक मिला दूं उसमें, तो एक सॉल्ट सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। क्या ऑब्टेन होगा, एक सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि मैंने थोड़ा सा पानी लिया, उस पानी में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, तो वो तो मैंने सीधा मिक्स किया, तो फिजिकल मिक्सचर हम उसका क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे इनकी स्टडी नहीं कर रहे हैं, फिजिकल मिक्सचर्स की, हम स्टडी कर रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि ऐसे लॉ जिनमें रिएक्टेंट केमिकली कंबाइन होके या केमिकली रिएक्ट करके प्रोडक्ट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे लॉ आते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इतने सारे लॉज के अंदर आते हैं, तो उनमें से हम आज केवल एक लॉ डिस्कस करेंगे, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कि यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले बात आती है कि ये रूल दिया किसने था, तो इट वाज प्रपोज्ड बाय एंटोनी लेवोजियर। तो एंटोनी लेवोजियर ने ये रूल दिया था 1774 में। तो एंटोनी लेवोजियर कौन थे, एंटोनी लेवोजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहलाते हैं, और इन्हीं ने सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी क्या किया था, प्रपोज किया था। अब ये रूल कहता क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। Thus the amount of matter cannot change। तो पूरी रिएक्शन में, टोटल रिएक्शन में मैटर का जो टोटल मास होता है वो चेंज नहीं होता है। Then during total reaction the mass of reactant and products are conserved। तो हिंदी में भी मैं इस रूल को समझा देती हूँ। ये लॉ स्टेटमेंट देता है कि द्रव्यमान को ना तो क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है कि रिएक्टेंट का टोटल मास किसी रिएक्शन में जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास भी उस रिएक्शन में रहेगा। यानी कि ना तो उनके मास में कोई कमी आएगी और ना ही उनके मास में कोई अधिकता होगी। तो अब इसको बेटर हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया एग्जाम्पल नंबर 1, NaCl प्लस AgNO3। तो NaCl की जब सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 से रिएक्शन कराई जाती है तो हमें ऑब्टेन होता है NaNO3 प्लस AgCl। यानी कि ये NO3 Na के साथ डिस्प्लेस हो गया और Cl किसके साथ चला गया, Ag के साथ। तो AgCl हमें मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट में, डबल डिस्प्लेसमेंट में, और Na के साथ क्या आ रहा है, NO3। तो अगर मैं इन दोनों के मास की बात करूं तो आप ध्यान से देखिए, ये LHS है, ये RHS है। तो LHS में एक सोडियम है, RHS में एक सोडियम है। तो सोडियम का मास 23 होता है, तो यहाँ भी सोडियम का मास कितना होगा, 23 होगा। LHS में एक Cl है,
RHS में भी एक Cl है तो इसका 35.5 मास होता है तो उसका भी उतना ही होगा। AgLHS में भी है और AgRHS में भी है तो इसका 108 होता है तो यहाँ भी उतना ही होगा, वहां भी उतना ही होगा। और नाइट्रोजन का यहाँ भी 14, यहाँ भी एक नाइट्रोजन है तो 14, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 3 48 यहाँ भी है और 16 3 48 यहाँ भी होगा। तो कुल मिला के सारे एटम जितने LHS में प्रेजेंट हैं उतने ही RHS में भी प्रेजेंट हैं। अगर दोनों साइड सेम एटम सेम एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो उनके मास भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो जितना टोटल मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही हमें प्रोडक्ट का भी मास क्या होगा, ऑब्टेन होगा। तो इसका टोटल मास जो है वो अनचेंज्ड है। आप इसको भी इस लॉ में ऐड कर सकते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। हम इसको और बेटर समझ सकते हैं एक और एग्जांपल से, जो है वाटर फॉर्मेशन। तो वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो ये बनेगा H2O। अब मैंने यहाँ पे हाफ क्यों लिया हुआ है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हमने O2 को लिया है इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में, O2 मॉलिक्यूल है और O जो होता है वो नेसेंट ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, वहां 1, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम हाफ लेंगे, यानी कि 2 से 2 कैंसिल होगा तो H2 प्लस क्या बचेगा, O। तो H2 प्लस O, O2 का हाफ यानी कि 1 ऑक्सीजन। अगर मैं इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से बताऊं, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2, तो इसका मास हो जाएगा 2 ग्राम। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में यहाँ पे O2 का हाफ लिया है तो O2 का हाफ यानी कि 1 ऑक्सीजन हमने मानना है। तो 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ग्राम। तो यहाँ पे हो गया 2 and 16 यानी कि कितना ग्राम, 18 ग्राम। अब हम देखते हैं इसका RHS में भी, तो हाइड्रोजन के लिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो 16 प्लस 2 कितना ग्राम हो जाएगा 18 ग्राम। अगर ये 18 से कितना हो जाता 17 हो जाता तो हम कहते हैं कि इसमें 1 यूनिट क्या होगी, लॉस हो गई, डिस्ट्रॉय होगी। और अगर ये 18 से कितना हो जाता 19 हो जाता तो हम कहते हैं कि इसमें 1 यूनिट क्या होगी, क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे मास का ना तो क्रिएशन हो रहा है, ना तो बढ़ रहा है मास, और ना ही मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, ना कि मास कम हो रहा है। तो मास जितना रिएक्टेंट का था उतना ही किसका भी है, प्रोडक्ट का। तो सिंपली अगर मैं इसको समराइज करूं तो मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे केवल हम किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा।